Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today March 5 I will discuss this topics from current affairs. आज के सेशन में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. So let's come to the agenda for the day. आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अटल इनोवेशन मिशन पर. अटल इनोवेशन मिशन वैसे तो कोई नई स्कीम नहीं है, अटल इनोवेशन मिशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बट अभी इसको लेकर ना कुछ नए रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं और ये करंट अफेयर्स में मेंशन था. हम अटल इनोवेशन मिशन डिस्कस करेंगे. द सेकंड वुड बी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. इंडिया अभी डायरेक्टली किसी भी वॉर का पार्ट नहीं है. ओके, दैट्स अ गुड थिंग. बट जिस तरह से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंजेस हो रहे हैं और स्पेशली अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा कि इंडियन ओशन में यूएस सबमरीन ने एक ईरानियन डिस्ट्रॉयड शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, संक कर दिया, तो हमारे इंडिया की भी सिक्योरिटी को वापस से मेजर करना, उसको मॉनिटर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और उसके लिए कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की. तो ये डिटेल्स हमें जानने इससे रिलेटेड. द थर्ड वुड बी ए स्पीसीज व्हिच इज मेंशन्ड इन द न्यूज, अमूर फाल्कन. हम अमूर फाल्कन स्पीसीज की बात करेंगे, अमूर फाल्कन. एंड फोर्थ वुड बी डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया. इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है. इकोनॉमिक्स में आपका जो इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में आप इकोनॉमी पढ़ते हो, मेंस में जीएस पेपर 2 3 में आप इकोनॉमी पढ़ते हो. तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, और यहाँ पर प्री सिक्योर में ये जो डिसइन्वेस्टमेंट में आज हम जो पढ़ेंगे वो मेंस में आंसर लिखने में कैसे हेल्प करेगा, ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. द फिफ्थ वुड बी फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया. फूड फोर्टिफिकेशन कैसे होता है, व्हाट इज द वे ऑफ फोर्टिफाइंग द फूड, है ना. कैसे हम फूड में पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट्स को बाद में ऐड कर सकते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन. फिर कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कल मतलब 3 मार्च, होली के पहले, कल होली की छुट्टी थी, सो 3 मार्च जो प्री सिक्योर था उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. ये आपका टोटल एजेंडा होगा. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द अटल इनोवेशन मिशन. हम पहले टॉपिक अटल इनोवेशन मिशन पर आते हैं. ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि आप नीति आयोग का अपडेट देख सकते हो दैट द अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेज द फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन इन त्रिपुरा टू स्ट्रेंथन स्टेट लेड इनोवेशन इकोसिस्टम. मतलब स्टेट्स में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, स्टेट्स को एम्पावर करने के लिए अपना पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहां पर लॉन्च किया गया, त्रिपुरा में. तो त्रिपुरा में एक इनोवेशन मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिससे ना सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में इनोवेशन इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जा सकेगा. ओके, ठीक है, इतना हमें इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से मालूम पड़ गया, पीआईबी के क्लिपिंग से. अब आते हैं हम क्वेश्चन पर. सो पहला स्टेटमेंट क्या, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट स्टेट इनोवेशन मिशन इज ए लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म launched under the अटल इनोवेशन मिशन 2.0. एम 2.0 कहने का मतलब अटल इनोवेशन मिशन 2.0 टू एम्पावर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. बिल्कुल सही बात है जी कि अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के अंदर ही स्टेट इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया है ताकि स्टेट्स को या यूनियन टेरिटोरीज को एम्पावर किया जा सके, इनोवेशन वहां पर प्रमोट करवा के. ओके, फर्स्ट इज करेक्ट. Second, India's very first state innovation mission was officially launched in the state of Kerala. अभी हमने पीआईबी के क्लिपिंग में देखा कि केरला में नहीं, ये कहां पर लॉन्च किया गया, त्रिपुरा में. ओके, नॉट ऑन द सदर्न पार्ट बट ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा. थर्ड, सॉरी सॉरी Third, as part of its strategic initiative under State Innovation Mission, Tripura announced the creation of an AI city in Agartala, wow, and the launch of India's first District Innovator Fellowship. एकदम सही है कि ये जो स्टेट इनोवेशन मिशन अभी त्रिपुरा में लॉन्च किया गया, एज पर दैट त्रिपुरा ने अनाउंस किया कि अपने स्टेट कैपिटल अगरतला में वो इंडिया का पहला अगरतला में वो अगरतला को एआईसीटी के रूप में डिक्लेयर करेगा और इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट इनोवेटर फेलोशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा है. इट मींस ओवरऑल नॉट जस्ट इन द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा बट आल्सो इन एंड अराउंड त्रिपुरा इट वुड सपोर्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट वुड सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बाय गिविंग द फेलोशिप्स. तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. इनकरेक्ट ढूंढना था, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, ओनली वन इनकरेक्ट. आंसर क्या होगा, डी. तो ये बातें तो आपको मालूम पड़ गई. हम जरा अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो उसको 2016 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको इंप्लीमेंट करवाने का काम नीति आयोग को दिया गया है. मेन इसका टारगेट है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में इनोवेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को, न्यू आइडियाज को सपोर्ट करना. ठीक है, अब हम उसके 2.0 की बात करेंगे, मतलब उसका नया वर्जन. उसके अकॉर्डिंग स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा में सेटअप किया गया एंड त्रिपुरा इज लीडिंग
by using its capital, by using the human potential of the people of Tripura. हम जरा स्टेट इनिशिएटिव इन त्रिपुरा की बात कर लें तो स्टेट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एक सेटअप किया जाएगा अंडर त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट नीति आयोग की हेल्प से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगी जिसका नाम होगा त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा, ग्रास रूट सपोर्ट दिया जाएगा। अब वो ग्रास रूट सपोर्ट कैसे मिलेगा? ग्रास रूट सपोर्ट, तो ग्रास रूट सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ये सारी चीजें कर कर पूरे स्टेट में एआई की पॉलिसी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है, वहां पर त्रिपुरा अपने लोगों को, त्रिपुरा में रहने वाले लोगों को, अगरतला में रहने वाले लोगों को स्पेशली इनको सपोर्ट करेगी कि वो नए इमर्जिंग आइडियाज में इनोवेशन कर सकें। दैट वुड बी द आइडिया ऑफ स्टेट इनोवेशन मिशन इन त्रिपुरा। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चले। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट द प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग अमिड ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इजराइल यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये वैसे इमेज एकदम रिसेंट मीटिंग की हो वो जरूरी नहीं है ना, इमेजेस पहले की यूज की जाती है, बट एक आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया कि किस तरह पे ये देखिए सीडीएस बैठे हैं या हमारे एनएसए बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है ना, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं जो भारत की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन कर रहे हैं? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो पहला स्टेटमेंट, द कैबिनेट कमिटी डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लिसिट प्रोविजंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग गाइज, क्योंकि कैबिनेट कमेटी के बारे में ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है। एक्चुअली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आगे आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए ये छोड़ दिया कि देखो हम तुमको ना एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देकर जा रहे हैं। अब आपको जब जब अपनी नीड होगी तो उस नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो या इसके कुछ प्रोविजंस का आप फायदा ले सकते हो। तो उन्हीं प्रोविजंस का फायदा लेते हुए इंडिया में सिक्योरिटी से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई गई। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में पॉलिटी के क्लासेस में पढ़ोगे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं था। Second, the Cabinet Committee on Security evaluates foreign policy matters that impact national security and is the highest decision-making body for such issue. बिल्कुल इसका मेन काम वही है कि डिफरेंट इंटरनेशनल मैटर्स, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स जो कि इंडिया के सिक्योरिटी पर अगर कोई इम्पैक्ट डालते हैं तो उसको लेकर मीटिंग्स करना और फाइनल डिसीजन लेना, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ये होती है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। The third is that Ministry of Home Affairs serve as the ex officio chairman. नहीं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, टू ओनली। ओके, सो कैबिनेट कमेटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के होते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया। इसको फॉर्मेशन करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अकॉर्डिंग। ये यहाँ देखिए, इस कर्सर को ध्यान दीजिए। सो इस रूल को यूज कर कर सरकार के ऊपर से वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए, वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैबिनेट कमेटी बनाएगी। दो टाइप की कैबिनेट कमेटी बनेगी, परमानेंट नेचर की, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है ना गाइज, वो परमानेंट नेचर की कमेटी है। कुछ टेम्पररी नेचर की भी कमेटी बनती है। सपोज कोविड के टाइम में कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी तो वो टेम्पररी नेचर की बनी, या ऐसे किसी सिचुएशंस में अगर कोई कमेटी बनाई जाएगी जो टेम्पररी नेचर के हैं, हम उनको कैबिनेट कमेटी बोलेंगे ऑफ टेम्पररी नेचर। बट दिस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इज ऑफ परमानेंट नेचर, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ यूनियन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बाकी डिग्निटरी जिसमें प्रेजेंट रहते हैं। The third is about Amur Falcon. Why? Because it was mentioned in the news that 3 satellite tagged Amur Falcons from Manipur spent winter in Africa. मतलब ये जो अमूर फाल्कन थे, इनके ऊपर सैटेलाइट टैगिंग की गई थी। ये मणिपुर के थे और मणिपुर से निकलकर कुछ दूर चलकर ये कहाँ पहुंच गए हैं? अफ्रीका। कुछ दूर नहीं, अच्छी खासी दूरी ट्रेवल करके। ओके, सो पहला स्टेटमेंट अमूर फाल्कन के बारे में। पहला स्टेटमेंट, it is renowned for undertaking the longest sea crossing migration of any raptor, traveling from its breeding ground in East Asia to its wintering grounds in southern Africa. एकदम सही बात है कि अमूर फाल्कन को जाना जाता है कि ये ना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। घर से निकलते ही, लंबी दूरी चलते ही पहुंच गए कहां पर? अफ्रीका में।
अफ्रीका के अलावा बाकी नेशंस भी जा सकते हैं। सो दे एक्चुअली ट्रेवल अ लॉट, काफी लंबी ट्रेवल करते हैं फाल्कन्स, अमूर फाल्कन्स। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ड्यू टू सीवियर थ्रेट्स अलोंग इट्स माइग्रेटरी रूट द स्पीसीज इज करेंटली क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक्चुअली नहीं, ये ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। आईयूसीएन इसको लेकर कंसर्न है, लेकिन लिस्ट कंसर्न होता है। सो इसको लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया, एलसी, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में। सो वन वॉज करेक्ट, टू वॉज इनकरेक्ट। कौन सा आंसर होगा हमारा, कहाँ गया ये ऑप्शन ए, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। ओके, अमूर फानकल का पिक्चर देखना है क्या? अच्छा, पिक्चर मैं यहाँ अटैच नहीं किया था, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वेट। चलिए, तो ये रहे अमूर फाल्कन जो उड़ते हुए लंबी लंबी दूरी तय कर लेते हैं, है ना। अब आपके लिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन, वैसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं सेशन के एंड में अटैच करूंगा, पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर भी कि ये जो अमूर फाल्कन फेस्टिवल है वो कौन सा स्टेट एनुअली सेलिब्रेट करता है, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर के जैसे। अमूर फाल्कन के बारे में बात करें तो लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग माइग्रेशन के लिए अमूर फाल्कन ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। बहुत बढ़िया बात है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, अच्छी बात है। चलिए, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक। चलिए, बाकी हम बात करें तो इकोलॉजिकल इंसाइट्स के बात करें तो टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल रिफ्यूलिंग स्टॉप्स लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेयर दे फीस्ट ऑन टर्माइट्स। एक्चुअली अमूर फाल्कन आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे, पर इसके पीछे जो कहानी है ना कि इनको नाम अमूर फाल्कन बोला गया है। फाल्कन है ये तो हमें दिख रहे हैं, ये फाल्कन स्पीसीज है ये तो हमें दिख रहा है। अमूर फाल्कन नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज ईस्ट एशिया से बहने वाली एक रिवर है जिसका नाम है अमूर रिवर। जरा चेक करना मैप पर जाकर, गूगल पर जाकर, कि अमूर रिवर कौन कौन से कंट्रीज से बहती है ना, ये चीज आप मालूम कीजिएगा। तो उसी से इस रिवर, इस स्पीसीज का नाम क्या पड़ा, अमूर रिवर, है ना, ये चीज मालूम करिएगा, ठीक है। बाकी इंडिया में ये स्टे करता है, इंडिया में स्टे करने के टाइम ऑब्वियसली इट ईट्स टर्माइट्स, टर्माइट्स और बाकी इंसेक्ट्स खाने का काम करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन जहां तक बात करें तो अमूर फार्कन का जो ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन है कि ये अपने ओरिजिन से लेकर इंडिया, अफ्रीका, इन सारे जगहों पर इसको कंजर्व किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉन कन्वेंशन, ये बॉन कन्वेंशन का पार्ट होता है। किसी रोज हम लोग बॉन कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। दिस बॉन कन्वेंशन इज पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। बाकी हम एवियन माइग्रेटरी फ्लाईवे की बात करें तो एन एवियन माइग्रेटरी फ्लाईवे इज मासिव इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट कॉरिडोर यूज्ड एनुअली बाय बर्ड्स। जैसे सपोज इंडिया के इस पार्ट से निकलकर वर्ल्ड में अफ्रीका जाना, अफ्रीका से निकलकर अमेरिका जाना, अमेरिका से निकलकर रसिया जाना। अब अमेरिका से अमेरिकन इंसान भले रसिया नहीं जाए, बट बर्ड्स को कौन रोकने वाला है। तो ये ना एवियन माइग्रेटरी फ्लाईवे के नाम से जाना आता है, मतलब काफी लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर हमारे ऐसे बर्ड स्पीसीज कैरी एक्चुअली ट्रेवल करते हैं। कुछ और चीजें भी देखो अमूर फाल्कन के बारे में कि आईयूसीएन की कैटेगरी में, रेड लिस्ट की कैटेगरी में ये लिस्ट कंसर्न है। हालांकि इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इसको शेड्यूल 1 में रखता है। उसके पीछे एक रीजन क्या है, ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि जब अमूर फाल्कन इंडिया में टाइम स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर ना इनको लेकर हंटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, और काफी लार्ज लेवल पर जब हंटिंग हो रही थी उसे कंट्रोल करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसे कंजर्व इसे क्लासिफाई करके रखा गया है ताकि इसका कंजर्वेशन हो सके। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करें, सीएमएस की बात करें, तो उसके अपेंडिक्स 2 में है हमारा अमूल फाल्कन। नागालैंड से बात करें तो नागालैंड इज नोन एज द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बुलाते हैं। हालांकि अमूर फाल्कन फेस्टिवल एनुअली नागालैंड में होता है कि नहीं, ये चीज तुम ढूंढोगे और मुझे बताओगे। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 3 अमूर फाल्कन, है ना, आहू, अलांग एंड अपपांग, दे वर टैग्ड इन मणिपुर, और अब वो रिसेंटली आपको अफ्रीका में मिले हैं। सो दिस इज शोइंग कि दे आर सेफली ट्रेवलिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जिस हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे ना, बॉर्न कन्वेंशन की बात कर रहे थे या बाकी कन्वेंशन की बात कर रहे थे बर्ड्स के कंजर्वेशन को लेकर, तो वो सक्सेसफुल रहे हैं, दैट्स वाई ये कन्वेंशन अच्छा चल रहा है, ठीक है। द फोर्थ टॉपिक इज अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर नई डिबेट स्टार्ट हुई फिर से द हिंदू में। सेंटर के ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है इसको अपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया कि आप पीएसयूज का जब डिसइन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा भैया, समझ रहे हो। चलिए, पहला स्टेटमेंट, इकोनॉमिस्ट्स वाइडली क्रिटिसाइज the government's approach of using one-time disinvestment proceeds primarily to bridge the recurring fiscal deficit। सबसे पहले ना डिसइन्वेस्टमेंट को समझ लो, तब हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फॉर्मल सेल और लिक्विडेशन ऑफ गवर्नमेंट असेट्स और इक्विटी स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में ना सिल्वर है, आपके घर में गोल्ड है। अब आप खुद से पैसा रोज कमा नहीं रहे हो, आपको रोज
कलरफुल वाटर पीना है, कलरफुल वाटर पूछ रहे हो ना क्या होता है, राइट? तो कलरफुल वाटर पीना है जिसमें काफी पैसा लग रहा है, लेकिन आप कुछ कमाई धंधा तो कर नहीं रहे हो, तो आपने अपने घर का गोल्ड बेच दिया, सिल्वर बेच दिया और उससे खूब कलरफुल वाटर पिया आपने, खूब मजा मस्ती किए। पर धीरे धीरे आप तो अपने घर की जो जमा पूंजी है, आपने बर्बाद कर दिया, कुछ इनकम तो किया नहीं। दैट्स अ वेरी बिग बैड प्रेसिडेंट। अब कलरफुल वाटर भी नहीं, मान लो डे टू डे नीड भी, दाल रोटी चावल के लिए भी अगर आप अपने घर के जमा पूंजी को बेच बेच के हमेशा काम चला रहे हो, तो यू आर सेटिंग अ वेरी वेरी बैड प्रेसिडेंट, क्योंकि आप कुछ नया अर्न ही नहीं कर रहे हो, राइट? वही चीज यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट है, और इकोनॉमिस्ट या अपोजिशन पार्टी सरकार को इसलिए क्रिटिसाइज करती है, राइट? डिसइन्वेस्टमेंट में ये चीज भी ध्यान रखना है कि ऑल द टाइम डिसइन्वेस्टमेंट डज नॉट मीन कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। हर बार डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कई बार डिसइन्वेस्टमेंट के केस में कंप्लीट 100% स्टेक नहीं सेल कर दिया जाता है, बट यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी सी कि 100% स्टेक्स सेल किए जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट सरकार के जो भी असेट्स पहले से बना हुआ है, जो पहले की सरकारों ने बनाया या पहले से जो एसेट्स बना रहा, वो धीरे धीरे लिक्विफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, चलिए अब आप इस स्टेटमेंट को आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन को। इकोनॉमिस्ट वाइडली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स अप्रोच ऑफ यूजिंग वन टाइम डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स प्राइमरली टू ब्रिज द रिकरिंग फिस्कल डेफिसिट। सही बात है, इकोनॉमिस्ट इस चीज को लेकर काफी क्रिटिकल हैं, सरकार के लिए अगेंस्ट। Second, selling profitable public sector undertakings to fund daily expenses is an unsustainable practice that results in permanent loss of recurring dividend payments to the exchequer। ये भी सही बात है कि आप अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपने जो कुछ भी असेट बनाया, आप उसको सेल कर दें डे टू डे एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, तो ये बड़ा बैड प्रेसिडेंट है। टू इज वेरी करेक्ट एंड दैट्स व्हाई टू इज एक्सप्लेनिंग दैट व्हाई इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज इट। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ठीक है, ये ऑप्शंस को ध्यान में देखना है, ए बी सी डी कैसा होगा पहले से वैसे नहीं आंसर चूज करना है, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ के तब आंसर चूज करना है। ओके, सो ये था आपका डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात। अगर अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट के ओरिजिन की बात करें, तो सबसे पहले 1991 में जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तब हमने इंटरिम बजट में लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था। इसको लेकर एक कमेटी भी बनी, रंगराजन कमेटी, जिस रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखकर ये चीज एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि रंगराजन कमेटी ने बोला कि देखिए, ये बात सही है कि हम असेट्स क्रिएट करेंगे, लेकिन भारत में लिबरलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, राइट? तो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट भी बनाया गया था, राइट? 2001 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से रिफॉर्म कर दी गई। हालांकि 2016 में अगेन डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को किसके अंदर ले आया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। सो प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं वो लेने का काम करती है। ओके, नाउ कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स है लॉस ऑफ रेगुलर इनकम के। रेगुलर इनकम पीएसयू, सबसे पहले तो पीएसयू जो डिफंक्ट हो जाता है ना, या पीएसयू में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, हम टाइम टू टाइम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना काफी बढ़ता है। हमारे पॉलिटिशियंस स्टेटमेंट देने के लिए तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं करते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिससे पीएसयूज भी हमारे लॉस में चल रहे होते हैं। बट उस लॉस मेकिंग पीओसी से भी कल को अगर जो कुछ प्रॉफिट हो, अगर आपने उसको सेल ही कर दिया तो कुछ बचेगा नहीं। प्राइवेट मोनोपोली भी इंक्रीज होती है, राइट? और ये फैमिली सिल्वर आर्गुमेंट जो मैंने तुम्हें बोला ना कि डे टू डे नीड को फुलफिल करने के लिए, कलरफुल वाटर के नीड को फुलफिल करने के लिए, घूमने फिरने के नीड को फुलफिल करने के लिए आप अपने घर का सिल्वर गोल्ड सेल कर रहे हो, डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज वेरी बैड प्रेसिडेंस। ओके, द फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट द सेंटर सस्पेंड राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम साइटिंग आईआईटी स्टडी एंड द एक्टिविस्ट्स वेलकम दिस मूव। राइस फोर्टिफिकेशन को सेंटर सस्पेंड कर रहा है और एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया सरकार ने, अच्छा काम किया। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं फोर्टिफिकेशन क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या, अंडर द एफएसएसएआई फसाई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फोर्टिफाइड राइस मस्ट बी एनरिच्ड विद मैंडेटरी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। एकदम सही बात है कि फोर्टिफाइड राइस कहने का मतलब कि जो हमारा राइस है, हम उसमें अलग से एक्सटर्नली क्या ये ऐड करेंगे? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 2, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम करेंगे। इसी को हम राइस फोर्टिफिकेशन बोलते हैं या फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, करेक्ट? Second, universal iron fortification of rice is universally recommended by health experts to treat patients suffering from thalassemia and sickle cell anemia। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्रिटिसाइज, अगर ऐसा होता तो फिर हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सपोर्ट थोड़ी करते।
अगर फोर्टिफाइड राइस के कंजम्पशन से थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया ठीक हो जाता, तो फिर हमारे एक्सपर्ट्स तो बोलते हैं ना कि नहीं सरकार गलत कर रही है। एक्चुअली में फोर्टिफाइड राइस खाने से ना सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित जो इंसान होते हैं उनके लिए हेल्थ रिस्क और बढ़ जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई फोर्टिफाइड राइस इज नॉट गुड फॉर देम। वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, ए वन ओनली। सो राइस फोर्टिफिकेशन जहाँ पे एक्सटर्नल मेथड्स को यूज करके एक्सटर्नल तरीके से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जो मैंने तुम्हारे लिए मेंशन करके रखा है, क्या है, एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी, right? It is produced through extrusion technology where the rice flour is pulverized mixed with a nutrient premix and shaped into fortified rice kernels। इस एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ब्लेंडिंग रेशियो रखा जाता है। अब जब फोर्टिफाइड राइस करने से बन गए ना, तो 1:100 के रेशियो में उसको एक्चुअल ट्रेडिशनल राइस जो है उसके साथ मिक्स किया जाता है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, इस पर ध्यान देना। मतलब सपोज मान लो आपके पास एक राइस का सैंपल है, तो उसमें 1 कर्नेल, एक दाना होगा फोर्टिफाइड राइस का, और बाकी 100 दाना या बाकी जो दाने होंगे 99 100 दाने वो किसके होंगे, नॉर्मल ट्रेडिशनल राइस के, राइट। एक टाइम था जब फोर्टिफाइड राइस का या फोर्टिफाइड फूड का काफी डिमांड था, पर धीरे धीरे इसको लेकर नए रिसर्च हुए और ये चीज डिसाइड किया गया कि एनीमिया के लिए, ऑब्वियसली एनीमिया जिनको होती है उनको बोला जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी है, बट ये चीज भी मालूम किया गया रिसर्च से आगे कि एनीमिया इज नॉट जस्ट ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया में ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू प्रोटीन एंड अदर विटामिन डेफिशिएंसी। अब हमारा जो फोर्टिफाइड राइस है वहां पे आयरन तो है, बट बाकी यहाँ पर प्रोटीन तो नहीं है, तो फिर कैसे एनीमिया के केसेस में भी ये हेल्पफुल पूरा होगा। दूसरा फिर एक रिसर्च क्या आया कि फोर्टिफिकेशन से ना थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आयरन ज्यादा भी हो सकता है, और जब ज्यादा आयरन बहुत ज्यादा बॉडी में होगा ना तो वो भी टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। तो ये भी एक दूसरा कंसर्न हो गया फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड। फिर एक और कंसर्न कि हम नेचुरल और सिंथेटिक के बीच के डिफरेंस को समझे, कि नेचुरल फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट द सिंथेटिक फूड, राइट। ऑल दिस थिंग्स, इन सारे रिसर्च से ये चीज डिसाइड किया गया कि फोर्टिफिकेशन को ना कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं ना उनका सेल्फ लाइफ भी कम हो जाता है। सेल्फ लाइफ कम होने की वजह से अब हमारे एफसीआई के गोडाउन्स में हमें काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है, स्टोर करके रखने की जरूरत है। तो अगर सेल्फ लाइफ कम है तो एफसीआई को भी उसमें दिक्कत आती है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज, ये चीज याद रखिएगा, सेल्फ लाइफ कम है ना फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का। तो इन सब चीजों की वजह से फोर्टिफिकेशन डिस्करेज हो गया टाइम टू टाइम। बट हम फोर्टिफिकेशन राइस या फोर्टिफाइड फूड को अगर नहीं यूज करें तो हमें न्यूट्रिएंट्स रिच के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करेंगे ना, हम ब्रीडिंग करेंगे क्रॉप्स का। जैसे सीआर धन 315 जिंक रिच राइस है, या पूषा विवेक QPM9 इम्प्रूव्ड प्रो विटामिन ए रिच मेज है। ये सारे वो वेराइटी हैं जहाँ पे नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाएगा। फूड फोर्टिफिकेशन में ना पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं बाहर से, जबकि बायो फोर्टिफिकेशन जो होता है, या हम कहें तो क्रॉप्स की जो ब्रीडिंग की जाती है, वहां पे प्लांट के ग्रोथ की ही टाइम में, प्री हार्वेस्ट टाइम में ही फोर्टिफिकेशंस किया जाता है, या फिर एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो जब प्री हार्वेस्ट टाइम में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो रहे हैं, तो इसका ना हेल्थ इंपैक्ट नहीं होता है, या नेग्लिजिबल हेल्थ इंपैक्ट होता है, राइट। मान लो कि प्री हार्वेस्ट टाइम में भी अगर हम एडिशनली न्यूट्रिएंट्स ऐड करें सॉइल में, तो उसके थोड़े बहुत हेल्थ इंपैक्ट्स हो सकते हैं, बट वो नेग्लिजिबल होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हालांकि हमारा जो फूड फोर्टिफिकेशन है वो इमीडिएट इंटरवेंशन ऑफ हिडन हंगर के लिए भी हेल्पफुल है, कि मान लो सपोज कहीं पर हंगर का इशू चल रहा है, या कहीं पर न्यूट्रिएंट्स कम हो रही है लोगों के खाने में, तो फोर्टिफाइड फूड थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है। तो इमीडिएट हेल्प के लिए भले भले सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हमको क्या चाहिए, बायो फोर्टिफिकेशन मेथड, बायोलॉजिकल मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। फाइन। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स मेंशन करके रखी है, जिसको आप एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ पे तो ब्रीफली हमने मेंशन किया है फूड सिक्योरिटी के लिए, आप डिटेल में इंटरनेट पे जाकर इन स्कीम्स के बारे में पढ़ने का काम कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैंने दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे ना इससे रिलेटेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट देखिए क्या, इट प्रोवाइड्स द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्सियन गल्फ टू द ओपन सी एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, और पहला पार्ट भी करेक्ट है, कि ये एक ओनली सी पैसेज है जो कि पर्सियन गल्फ को ओपन सी से कनेक्ट करता है। इस मैप में देखिए, ये रहा पर्सियन गल्फ, और ये वाला पार्ट हो गया ओपन सी वाला जहां अरेबियन सी में आकर मिलते हैं। उसके लिए इस स्ट्रेट से पास करना पड़ता है, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बुलाते हैं।
और अभी ईरान इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये फिर से न्यूज में रहा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, ऑन द साउथ कोस्ट लाइज ईरान। मैप में देखकर बताओ ईरान साउथ में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में, नॉर्थ में है ना। तो ये सारी चीजें मैप में मॉनिटर करने की जरूरत है। मैप मैंने अटैच कर दिया, इसको ध्यान से देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे रॉन्ग था, बस मैंने इंटरचेंज कर दिया था। करेक्ट ढूंढना था तो आंसर क्या होगा, ए ओनली, क्योंकि ईरान नॉर्थ में पड़ता है और बाकी मुसंडम पेनिसुला, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, मुसंडम गवर्नरेट, ये सारी चीजें कहाँ पड़ती हैं, साउथ में। एक और यहाँ एक फिगर है जिस पे ध्यान देना है कि 2023-25 के बीच में 20% ऑफ वर्ल्ड्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड 25% ऑफ सी बॉर्न ऑयल ये इसी रूट से पास किया है, इस रूट से। ओके। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था ईरान से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट क्या, ईरान होल्ड्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। करेक्ट। Iranian oil is of good quality and can be produced using conventional techniques at low cost, unlike the Venezuelan oil that requires expensive underground heating to flow। क्योंकि वेनेजुएला में जो ऑयल मिलता है ना, यूएसए आजकल जिसकी बहुत ज्यादा वकालत कर रहा है, वो ज्यादा विक्शस होता है ना, ज्यादा थिक होता है, इसलिए उसको हीट करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छे से फ्लो होगा। और ईरान में जो ऑयल मिलता है वो ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का है, पहले से वो थिन रहता है, उसका एक्सट्रैक्शन इजी हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, ईरान ऑल्सो होल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये भी करेक्ट है। तो अब तुमको समझ में आया कि यूएसए का ईरान में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया है। वो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट वो सब दिखाने की बात है, एक्चुअल लार्जेस्ट, थर्ड सेकेंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व एंड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी, ये यूएसए के मेन इंटरेस्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1 2 एंड 3। ठीक है। ओके। अब चलिए, अब हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है किस पर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर। आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में एक बार फिर से गूगल अंकल पे जाओगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका सर्च करोगे और आंसर बताओगे मुझे इसका पढ़ के। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है गुलाग हिस्ट्री म्यूजियम, ये भी न्यूज में मेंशन था। सो गुलाग हिस्ट्री म्यूजियम एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर बेस्ड आपके आज के ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में तुमसे चाहिए। और फिर कल हम लोग प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।